Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. तो नक्सलवाद के खात्मे के काउंटडाउन के बीच बस्तर में से एक बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों का एक और बड़ा लीडर अब सरेंडर करने जा रहा है। तो सरेंडर से पहले पापाराव की एक तस्वीर भी सामने आई है। आईबीसी 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे। और आज अपने 12 साथियों के साथ पापाराव सरेंडर करेगा। मिशन बस्तर में आज सबसे बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी जानकारी सामने आ रही थी कि सिर्फ पापाराव एक बड़ा नक्सली लीडर बचा हुआ है। अगर ये सरेंडर करता है तो नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा। कुटरू से जगदलपुर के लिए पापाराव रवाना हुआ है। जगदलपुर में आज पापाराव हथियार डालेगा। सबसे बड़े सरेंडर से जुड़ी हुई खबर आपको अपडेट देंगे। और एक जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये देखिए पापाराव की आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अपने साथियों के साथ आज सरेंडर करने वाला है। अब कोई भी जानकारी देते चले कि पापाराव का सरेंडर एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पहले भी ये कहा जा रहा था कि पापाराव और उसके जो साथी यहाँ पर बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक आखिरी कड़ी है नक्सलवाद की। अगर ये कड़ी समाप्त हो जाती है या फिर ये सरेंडर करते हैं तो प्रदेश से पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तो एक बड़ी सफलता और आज की सबसे बिग ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने 12 साथियों के साथ पापाराव आज सरेंडर करने वाला है। यानी मिशन बस्तर की अगर बात करें, नक्सलवाद के काउंटडाउन की बात करें जो अब बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है डेडलाइन। और इसी बीच बेहद बड़ी खबर, कुटरू से जगदलपुर के लिए पापाराव रवाना हुआ है। जगदलपुर में आज पापाराव हथियार डालेगा, अपने साथियों के साथ सरेंडर करेगा। और सबसे बड़े सरेंडर से जुड़ी हर एक खबर आईबीसी 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो नक्सली लीडर पापाराव आज सरेंडर करने वाला है। पापाराव के सरेंडर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई का बयान भी सामने आया। कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की दी हुई डेडलाइन बेहद करीब है। अच्छी बात है अगर पापाराव सरेंडर करना चाह रहा है। जैसे सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है। और इसलिए पापाराव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई का बयान भी इस पर सामने है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है पापाराव सरेंडर करने वाला है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के अमित शाह की जो डेडलाइन है नक्सलवाद के खात्मे की, उसका भी जिक्र किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पापाराव कौन है, ग्राफिक्स के माध्यम से जिसके सरेंडर का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। पापाराव DKSZC का सदस्य है। नक्सल लीडर पापाराव की उम्र करीब 61 साल है। पापाराव 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली है, यानी कि 50 लाख का इनाम इस पर घोषित था। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक ये था। तेलंगाना के वारंगल का ये रहने वाला है और टारमेटला नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है। टारमेटला हमले में CRPF के 76 जवानों की मौत हुई थी, जिसका ये मास्टरमाइंड रह चुका है। आपको बता रहे कि छोटे कद काठी का और बेहद शातिर और क्रूर इसे माना जाता है। जगरगुंडा एरिया कमेटी का चीफ भी पापाराव रहा है। चिंतलनार और बासागुड़ा जैसे इलाकों में ये सक्रिय रहने की 2 प्रमुख इलाके इसके बताए जा रहे हैं, जहां पे ये ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, सीधे आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पहले जब ये कहा जाता काउंटडाउन को लेकर तो यही कहा जा रहा था कि पापाराव एक बड़ा नक्सल लीडर बचा हुआ है। अगर ये सरेंडर करता है तो पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। कितनी बड़ी सफलता माने इसे? ये बहुत बड़ी सफलता है और लंबे समय से कोशिश हो रही थी कि पापाराव को या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या किसी तरह से आत्मसमर्पण करवाया जाए, क्योंकि जो बस्तर के स्थानीय कैडर हैं उसमें ये बचा हुआ सबसे बड़े नामों में से एक है। इसके अलावा एक केसा एक कमांडर है जो कि बटालियन का है, पर अपेक्षाकृत ज़्यादा जो अनुभव, राजनीतिक अनुभव है वो पापाराव के पास रहा है। वो लंबे समय से साउथ बस्तर, जो कि पूरे देश में माओवादियों के सबसे बड़े हमलों के लिए जाना जाता है, और पश्चिम बस्तर, इन दोनों एरिया को लीड करता रहा है। और क्योंकि ये किस्टाराम थाना के अंतर्गत निम्बलगुड़ा का रहने वाला है,
तो इस स्थानीय आदिवासी कैडर होने का भी लाभ है इसको काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स इसने इस क्षेत्र में किए हुए हैं। तो बड़ा एक माओवादी पार्टी के भीतर एक पॉलिटिकल फेस की तरह रहा है पापा राव, और मोस्ट वांटेड रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी जो है पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही थी। काफ़ी कोशिशें की गई पापा राव को टारगेट करने के लिए, लेकिन पामेड़ से लेकर कोंटा तक लगभग लंबे समय अलग अलग एरिया कमेटी और फिर उसके बाद डिवीजन स्तर पर पापा राव ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रहते हुए माओवादी संगठन को मजबूत करने का काम किया। तो इस लिहाज से इसका ये आत्मसमर्पण, इसके अन्य करीब 12 से अधिक जो साथी हैं उनके साथ इनका आत्मसमर्पण विशेष महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, सबसे बड़ा जो माओवादियों का स्थानीय कैडर का चेहरा हिडमा था वो इनकाउंटर में मारा गया। दूसरा जो बड़ा चेहरा था देवा, उसने बटालियन के बाद जो है वो मुलगू में चला गया और वहाँ से उसने आत्मसमर्पण कर लिया। तो अब जो तीसरा और सबसे बड़ा चेहरा है संगठन का वो पापा राव है। और अभी सबसे बड़े लीडर जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं, उनमें ये स्थानीय कैडर का लगभग आखिरी चेहरा माना जा रहा है। तो ये 31 मार्च 2025 के डेडलाइन के हिसाब से भी बस्तर में स्थानीय कैडरों के आत्मसमर्पण का बड़ा चेहरा और बड़ा पड़ाव के रूप में इस आत्मसमर्पण को माना जा सकता है। बिल्कुल नरेश, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन राजेश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए, अगर पापा राव की बात हो और ताड़ मेटला नक्सली हमले का जिक्र ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 76 जवानों को हमने इसमें खो दिया था। इसके अलावा क्या हमें जानकारी आप दे सकते हैं कि कौन से बड़ी नक्सली हमले में ये शामिल रह चुका है, मास्टरमाइंड उसका रह चुका है, और एक बड़ी सफलता यहाँ पर? जी, निश्चित रूप से बड़ी सफलता तो है ही, और इस बात को आज मुख्यमंत्री भी ने कहा कि 31 मार्च का डेडलाइन है और उसके पहले अगर पापा राव ने समर्पण कर रहा है तो ये एक अच्छी बात होगी। अच्छी बात प्रदेश के लिए भी होगी और अच्छी बात खुद पापा राव के लिए भी होगी। जिस तरह से नरेश भी बता रहे थे कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का ये सबसे बड़ा चेहरा था, और अब तक करीब 1.5-2 दशक में जितने भी दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर में जितने भी बड़ी घटना हुई है, वो पामेड़ हो, चाहे फिर वो 76 जवानों के लिए जो ताड़मेटला वाली घटना थी वो भी हो, तो उस सब में इनका हाथ रहा है। उससे भी बड़ी रणनीतिकार माना जाता रहा है। और कई इससे पहले की जो 1 साल से अभियान शुरू हुआ था, उसमें कई ऐसे मौके आए जहां पर लगा कि पापा राव घिर गया है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में और शायद वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, शायद उसे मारा जा सकता था, लेकिन बेहद शातिर है, स्थानीय होने के चलते बहुत सारी चीज़ों का पता रहता है और स्थानीय सपोर्ट भी रहता है, तो उसके चलते ये बच निकलने में सफल रहा है। लेकिन अब एक सेटबैक कह सकते हैं पूरी तरह से कि जो 31 मार्च का जो डेडलाइन है, उसके पहले सिर्फ ये एक बड़ा नाम था जिसके चलते कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो 31 मार्च का डेडलाइन है, क्या वो पूरी हो पाएगा, क्या पूरी तरह से नक्सल सफाया हो पाएगा। उसमें सबसे बड़ा जो नाम अटक रहा था वो पापा राव का ही था, और अगर वो अब आत्मसमर्पण कर रहा है तो निश्चित रूप से इस अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता होगी, और साथ साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस की भी एक बड़ी सफलता होगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा चूंकि अभी कवर्धा में है, लेकिन इस खबर के बाद में उनकी भी प्लानिंग है कि शायद वो दोपहर तक रायपुर में आ जाए और दोपहर तक वो शायद मीडिया से कुछ इंटरेक्ट करे। निश्चित तौर पे उसमें यही बात होगी, संतोष जताया जाएगा या फिर कुछ और अपडेट होगा, वो गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से आएंगे दोपहर तक में। लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ में जो केंद्र और राज्य की लड़ाई थी, उसकी आखिरी कड़ी कह सकते हैं, जो आखिरी रोड़ा था बस्तर इलाके में, वो अब खत्म हो रहा है इस समर्पण के बाद। जी बिल्कुल राजेश, नरेश में हमारे साथ लगातार जो नरेश, इसके पहले जब हमने सवाल किया आपसे, आपने बहुत ही विस्तार से ही बताया कि पापा राव का सरेंडर कितनी बड़ी सफलता है, लेकिन अब समझना आपसे ये चाहते हैं कि कौन कौन से इलाके में पापा राव ज़्यादा सक्रिय रह चुका है और कौन कौन से वो इलाके हैं जो उसके सरेंडर के बाद अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएंगे। देखिए, सबसे कठिन इलाका जो दक्षिण बस्तर का है और पश्चिम बस्तर का है, इन दो इलाकों में सबसे सक्रिय चेहरा पापा राव रहा है। और ख़ास बात यह है कि पापा राव की कि हिडमा, देवा या केसा, ये जो टॉप नाम है बटालियन के, ये ज़्यादातर जो पार्टी के फुल टाइम वर्कर के साथ साथ मिलिट्री प्लाटून या कमांडर्स या इस तरह की गतिविधियों में रहे। लेकिन पापा राव के साथ ये रहा कि वो राजनीतिक तौर पर कई अलग अलग संगठनों में उसने काम किया माओवादी पार्टी के, और उसके अंदर उसने कई गतिविधियों को इन क्षेत्रों में अंजाम दिया। तो सबसे एक समय जो एक तरह से साउथ बस्तर में गणेश का नाम जिस तरह से चलता था, तो ये उसके फॉलोअर की तरह उसका नाम पापा राव का आता है, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ी तादाद में स्थानीय स्तर पे भर्तियां कराईं, और ऐसी भर्तियां जो कि दूसरे राज्यों में जाकर भी जिनने माओवादी मूवमेंट को सपोर्ट करने का काम किया।
तो पापाराव इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है और उसकी जो पूरी सक्रियता का क्षेत्र है वो मूल रूप से साउथ और पश्चिम बस्तर का क्षेत्र रहा है, यानी कि वर्तमान में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का क्षेत्र रहा है और यही माओवादियों का सबसे हार्डकोर इलाका रहा है। तो जब उसका आत्मसमर्पण हो जाएगा तो इन क्षेत्र में माओवादियों के जो सशस्त्र कैडर है उसके आखिरी दस्ते का लगभग नामो निशान खत्म हो जाएगा। गिनती के कुछ लड़ाके ज़रूर बचे हुए हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति पापाराव के इस ग्रुप की तरह है जो एक तरह से सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है और पुलिस के नेटवर्क में लगातार बने हुए हैं कि ताकि भरोसेमंद माध्यम के जरिए जो है वो आत्मसमर्पण कर सके। बिल्कुल नरेश, निश्चित तौर पर आज की जो बड़ी सफलता है नक्सलवाद के खात्मे जुड़ी हुई एक बेहद बड़ी सफलता मानी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो डेडलाइन है वो अब बेहद करीब हो चुकी है और ऐसे में पापाराव का सरेंडर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।